जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वह यह है कि वे किराने की दुकान से कोई भी रैंडम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि एक्जिमा के लिए सबसे अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे चुनें ताकि सूजन को जल्दी से कम करना शुरू किया जा सके। मैं कुछ वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरे मरीज माइक्रोबायोम हैकिंग का इस्तेमाल करके अपने लक्षणों को कैसे ठीक करते हैं। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूं। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून, सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूं। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाया है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। यह सामग्री जिसे आप अभी देखने वाले हैं मेरी माइंड इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग हमेशा के लिए अपने एक्जिमा के लक्षणों को हराना सीखते हैं। अब मैं यह वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी हो तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे चुनें, लेबल पर क्या देखें, पैसे कैसे बचाएं, क्या काम करता है और क्या नहीं। इसके अलावा मैं आपको सटीक डोज और आवृत्तियों के बारे में कुछ बहुत उपयोगी टिप्स दूंगा और यह भी बताऊंगा कि एक्जिमा को ठीक करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपडेट रह सके। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूर देखने लायक है जिसे एक्जिमा है और जो अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहता है, और इसमें ऐसी उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब एक्जिमा के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के विषय पर चलते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे बस ग्रोसरी स्टोर से कोई भी रैंडम प्रोबायोटिक उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह कुछ कमाल कर देगा, लेकिन फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे होंगे, क्या प्रोबायोटिक्स वाकई एक्जिमा डर्मेटाइटिस के लिए फायदेमंद है? अब मैं आपको कुछ साल पहले के इस रिसर्च आर्टिकल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें दिखाया गया है कि बदली हुई आंतों की फ्लोरा एक्जिमा में देखी जाने वाली इम्यून डिसफंक्शन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। इस बात पर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको एक्जिमा जैसी कोई इम्यून बीमारी होती है तो आप यह मान सकते हैं कि आपकी आंतों में भी कुछ गड़बड़ है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप वाकई एक्जिमा के लिए सही प्रोबायोटिक्स ढूंढने और जल्दी नतीजे पाने के लिए गंभीर हैं, तो मेरी सप्लीमेंट्स गाइड जरूर लें, जिसमें मैं आपको उन खास ब्रांड्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों के भीतर एक्जिमा से स्वास्थ्य लाभ दिलाने में मदद की है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार होगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपनी ईमेल डालकर एक फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं कि एक्जिमा को कैसे ठीक किया जाए। इसमें आपको जानने के लिए सब कुछ मिलेगा, जिसमें एक फ्री सप्लीमेंट गाइड, खास प्रोबायोटिक की सिफारिशें और ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं उन लोगों की जो आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर चुके हैं और अब स्वस्थ हैं। इसके साथ आपको एक पूरा एक्शन प्लान मिलेगा जिससे आप इसे खुद अपने घर पर कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपनी ईमेल डालें और शुरू करें। तो इसे जरूर देखें। अब यह वीडियो देखें जिसे मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें एक्जिमा के लिए प्रोबायोटिक्स की अवधारणा समझाई गई है। यकीन मानिए या नहीं, अगर हम अपने शरीर के सभी जीन का कुल योग लें तो उसमें से केवल 1% ही मानव है। बाकी 99% बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों से आते हैं जो हमारी आंतों और श्वास नलियों में रहते हैं। जो लोग अपनी समस्याओं के लिए जेनेटिक्स को दोष देते हैं, आपकी जेनेटिक्स उतनी खराब न हो। आपकी जेनेटिक्स बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके शरीर में सिर्फ बैक्टीरिया का असंतुलन हो और वही बड़ी समस्या का कारण बन रहा हो। फिर से यह एक और बात है जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते। और यहाँ आपके शरीर में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का अनुपात लगातार बदलता रहता है। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। हमने यह डिप्रेशन में देखा है, हमने यह मोटापे में भी देखा है, हमने यह IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी देखा है, हमने यह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस, रूमेटाइड, MS, सोराइसिस, एक्जिमा और क्रॉनिक एलर्जी में भी देखा है। इन सभी स्थितियों में बुरे बैक्टीरिया की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए आपको उन्हें हटाकर अच्छे बैक्टीरिया से बदलना होगा। चीन से एक काफी प्रसिद्ध अध्ययन है जिसमें दिखाया गया है कि अगर आप एक डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति का स्टूल सैंपल लेकर उसे एक चूहे को खिलाते हैं
तो वह चूहा जो पहले बहुत मिलनसार, खुश और संतुलित था, वह अचानक अंतर्मुखी, चिंतित और उदास हो जाता है। यहाँ एक और अध्ययन है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी को देखा गया। माँ एक मैराथन धाविका थी, पतली, चुस्त और फिट। उन्हें स्टूल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उनकी बेटी ने सैंपल दान किया। उनकी बेटी 30 से 40 पाउंड अधिक वजन की थी और ज्यादा फिट नहीं थी। अगले 3 महीनों के दौरान मैराथन धाविका माँ ने अपनी अधिक वजन वाली बेटी से बैक्टीरिया प्राप्त करने के बाद 40 पाउंड वजन बढ़ा लिया। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली बात है। वैसे हार्वर्ड में अब वे वजन घटाने और यहां तक कि डिप्रेशन के लिए भी स्टूल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की कई स्टडीज से पता चलता है कि अगर आप किसी सूजन संबंधी बीमारी के मरीज का स्टूल सैंपल ले तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट के जरिए वही बीमारी किसी और में उत्पन्न की जा सकती है। यह बात ज्यादातर सूजन संबंधी बीमारियों के लिए सही है, जैसे ल्यूपस, आईबीएस, क्रोहन, कोलाइटिस, रूमेटाइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्जिमा, सोराइसिस, फैटी लिवर और एलर्जी। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो प्रोबायोटिक कॉन्सेप्ट्स या माइक्रोबायोम हैकिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रोबायोटिक्स को लेकर फैली कुछ गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं। बहुत से लोग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, स्ट्रेन्स की संख्या और किस तरह के स्ट्रेन्स हैं, इन सब पर जरूरत से ज्यादा समय खर्च करते हैं। कुछ लोग तो रेफ्रिजरेटेड वर्जन खरीदने और मिट्टी आधारित स्पोर फॉर्म्स के बीच भी चर्चा करते हैं। और अब तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपके स्टूल का सैंपल लेकर उसका विश्लेषण करती हैं और आपको कस्टम डिजाइन की गई ब्लेंड्स भेजती हैं। और मैं आपको एक चिकित्सक के रूप में बता सकता हूं कि मैंने इस विषय पर 300 से अधिक वैज्ञानिक लेखों का अध्ययन किया है और मेरी खोज को निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। एक अच्छे प्रोबायोटिक में 3 मुख्य बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस और बिफिडोबैक्टीरियम, और इन तीनों में से लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए सबसे अच्छा वैज्ञानिक प्रमाण है। अगला, यह जरूरी है कि आप अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स कम से कम दिन में 2 बार, लेकिन आदर्श रूप से 4 बार डालें। तो सिर्फ एक बार रोजाना लेना भी पर्याप्त नहीं है। साथ ही जब आप अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स डालते हैं तो आपको पुराने माइक्रोब से छुटकारा पाना भी जरूरी है। और इसका तरीका यह है कि आप दिन में आदर्श रूप से 2 से 4 बार मल त्याग करें। टर्नओवर बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग मान लेते हैं कि अगर वे प्रोबायोटिक ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप लगातार अपशिष्ट बाहर नहीं निकाल रहे हैं और प्रोबायोटिक भी सिर्फ एक बार ले रहे हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। और मेरी राय में वे इन लाभकारी माइक्रोब्स की पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए स्ट्रेन्स या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की संख्या को लेकर ज्यादा परेशान न हो और महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पर पैसे बर्बाद न करें जो आमतौर पर ज्यादा फायदेमंद नहीं होते। प्रोबायोटिक लेने की आवृत्ति ज्यादा मायने रखती है। तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक कौन सा है? अगर आप सबसे किफायती विकल्प देख रहे हैं तो दही या किण्वित खाद्य पदार्थ लें और आपको सिर्फ 1 चम्मच ही चाहिए। अगर आपको डेयरी से एलर्जी है तो आप नॉन डेयरी दही भी आजमा सकते हैं। अब दही ठीक है, किण्वित खाद्य पदार्थ भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना ही बेहतर रहता है। बहुत सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स बाजार में उपलब्ध हैं। मैं चीजों को आसान रखूंगा और ऐसा ही कोई चुनूंगा जो किफायती हो और किसी भरोसेमंद ब्रांड से आता हो। मैं नीचे कुछ सिफारिशें डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। सिर्फ याद दिला दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात आमतौर पर स्ट्रेन्स की संख्या नहीं होती, बल्कि सेवन की आवृत्ति होती है। और यही एक चीज है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपको अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स दिन भर में बार बार लाने चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि सच कहे तो दिन में 2 से 4 बार। आपको लगातार अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स लाते रहना चाहिए ताकि जब आपका शरीर पुराने माइक्रोब्स को बाहर निकाले तो नए माइक्रोब्स को पनपने और बढ़ने का मौका मिले। तो याद है मैंने कहा था कि इसके पीछे वैज्ञानिक डेटा है। यह रहा उन स्थितियों की एक छोटी सी सूची जो प्रोबायोटिक लेने से सुधरती हैं। एक्जिमा, सोराइसिस, एलर्जी, यूटीआई, आईबीएस, सूजन वाली आंतों की बीमारियां जैसे क्रोहन और कोलाइटिस, छोटी आंत में बैक्टीरिया की अधिकता, कैंडिडा, जीआरडी,
वायरल बीमारियां जिनमें फ्लू और कोविड शामिल हैं, फैटी लिवर, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। अगर आप सूजन की समस्या का हल ढूंढ रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स मददगार हो सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को खत्म करने से पहले मुझे दही के बारे में कुछ बातें कहनी है। अगर आप वेगन हैं तो जाहिर है कि यह आपके लिए नहीं है, और अगर आपको डेयरी से एलर्जी है या आप इसे सहन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी समस्या सिर्फ लैक्टोज इंटॉलरेंस या डेयरी से डर है तो मेरी बात सुनिए। दही में लैक्टोज की मात्रा दूध की तुलना में कम होती है। दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने में मदद करते हैं। फैट फ्री दही बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कोई थिकनर या स्वीटनर न हो। अगर आपको फुल फैट दही पसंद है तो घास पर पाले गए जानवरों का स्रोत शायद सबसे अच्छा है। दही में अब भी केसिन मिल्क प्रोटीन होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए आप खास तरह की गाय के दूध की दही लें, जिसे अदो कहा जाता है, या फिर बकरी के दूध की दही पर स्विच करें। तो अगर आप डेयरी दही आजमाना चाहते हैं तो बस इन 4 बातों का ध्यान रखें। अगर आपको संदेह हो तो बस एक सप्लीमेंट कैप्सूल ले लें। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो दोनों करते हैं, और उनमें से कई सिर्फ थोड़ी सी दही मिलाकर भी ठीक रहते हैं। जैसा कि आप अब तक शायद जानते होंगे, मैं आमतौर पर सभी डेयरी उत्पादों से पूरी तरह बचने की सलाह देता हूं, लेकिन दही के अपने फायदे हैं, खासकर अगर आप सही चुनाव करें। यह आसान है, प्रोबायोटिक्स पाने में मददगार। आपको दिन में 2 से 4 बार 1 चम्मच लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं, और याद रखें, आपको दिन में कम से कम 2 से 4 बार मल त्याग भी करना चाहिए। अगर आप यह फाइबर के साथ और शायद पहले कुछ दिनों में स्टूल सॉफ्टनर के साथ करते हैं तो आप 1 हफ्ते के भीतर महसूस करने लगेंगे कि आपके जठरांत्र मार्ग में बैक्टीरिया की आबादी बदलने लगेगी, और आपकी कई सूजन संबंधी बीमारियां, एलर्जी, इम्यून डिस्फंक्शन और पाचन संबंधी समस्याएं भी बदलने लगेंगी। इस विषय में विस्तार से जानने के लिए मेरी एक ब्लॉग पोस्ट है जिसका नाम है डिकोडिंग मिल्क एंड डेयरी। यह एक बड़ी सीरीज का हिस्सा है जिसमें अंडे, मछली और मांस जैसे विवादास्पद खाद्य समूहों की पोषण संबंधी प्रोफाइल का वर्णन है। मुझे पता है कि इन खाद्य पदार्थों की सेहतमंदी को लेकर मजबूत राय है, इसलिए मैं तथ्यों पर ही टिके रहने की कोशिश करता हूं और आपको रोजमर्रा के लिए सुरक्षित दायरा बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपने कौन कौन से प्रोबायोटिक्स आजमाए हैं और क्या वे आपके लिए कारगर रहे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और एक्जिमा पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंड इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।